तो किसी एक चैप्टर को हमें शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर अपन शुरू कर रहे हैं, तो किसी भी एक नए चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उस पर प्रॉपर एक डिस्कशन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर क्या है? चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। यहाँ समझ लीजिए, चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। मेनली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें, लेकिन हम वास्तविकता में इस चैप्टर में सभी फोर्सेस, उनके इफेक्ट के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। सभी टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में और उनके इफेक्ट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इस पूरी एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। एक जनरल डिस्कशन इसमें हम ले लेते हैं, ठीक है। एक जनरल चर्चा है, जनरल डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में, उसको हम देख रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो क्या है वो जनरल डिस्क्रिप्शन, समझ लेते हैं। अभी भी ब्लर है क्या? हाँ, तो देखिए जरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जनरल डिस्कशन में हम देखें। बेटा हमारे पास कभी अगर हमने बोला कि हमारे पास सपोज एक बॉल है और उसको सरफेस पर रखा हुआ है, एक बॉल है और उसको हमने एक डेफिनेट सरफेस पर प्लेस किया हुआ है। ऐसी हम तीन कंडीशन बनाएंगे जिसमें बॉल हमारे पास है और उसको एक डेफिनेट सरफेस पर हम रख रहे हैं। इस बॉल का मास जो है वो m है, ठीक है। इस बॉल का जो मास है वो m है, और दूसरी एक और बॉल है उसको भी हमने यहाँ पर सरफेस पर रखा हुआ है। ये जो दूसरी बॉल है इसका भी मास जो है वो कितना है? m, और एक जो तीसरी बॉल हम यहाँ पर रख रहे हैं उसका भी मास m है, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉल हैं उनका एक डेफिनेट मास और उनको हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ, ठीक है। अब क्या कंडीशन बनती है जरा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बॉल जिसका मास m है और हमने उसको सरफेस पे रखा हुआ है। ये जो बॉल है, इस बॉल को हम बोलते हैं कि ये जो बॉल है ये अभी रेस्ट पर है, ये बॉल मोशन में है और ये वाली बॉल भी मोशन में है, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन बोल रहे हैं कि ये दोनों बॉल यहाँ पर, ये बॉल रेस्ट पर, ये बॉल मोशन में, और ये वाली बॉल भी कैसी है? मोशन में बनी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास तीन कंडीशन है, इसमें अगर हम आपसे बोले कि बेटा ये बॉल रेस्ट पर है, दैट मीन्स बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मास है। ये बॉल जो है वो मोशन में है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट। इसकी वेलोसिटी जो है वो कैसी है? कांस्टेंट बनी हुई है। और ये वाली जो बॉल मोशन में है, इसकी वेलोसिटी जो है बेटा, इट्स वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस इट इज वेरिएबल। वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो सकता है बढ़ रही हो सकता है घट रही हो, कुछ भी हो सकता है इसकी वेलोसिटी के बारे में। अब अगर हम आपसे यहाँ पर बोले इस बॉल पर, ये बॉल जो है वो रेस्ट पर है, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? ये बॉल जो है वो रेस्ट पर है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका जो वजन है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसका जो वजन है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इस कंसेप्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये समझ लो कि जितना एक इस पर mg फोर्स नीचे की तरफ लगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगा, एक उतना ही रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो हम इसमें बोलेंगे इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। mg मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो इसका वेट है। तो मतलब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है। फिर इसी तरह से हम इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स और बोलेंगे, और ये जो फोर्स है ये भी mg है, ये जो फोर्स है ये भी कितना है? mg है। और यहाँ से एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इस पर भी हम बोलेंगे कि इस पर नेट फोर्स जो है, अच्छा इस पर नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इस पर जीरो है। इसी तरह से हम बोल देते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग, सॉरी x नहीं y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस पर जीरो है। इस पर भी नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना है? जीरो है।
और इस केस में भी अगर हम देखें तो इस पर भी इसी तरह की एक कंडीशन बनती होगी mg और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पर भी अगर हम बोलेंगे नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस टोटल फोर्स वो कितना है, 0 है। क्लियर? तो वीडियो पॉज हो रही है क्या? अभी भी सभी की वीडियो पॉज हो रही है क्या? अब क्लियर है क्या? अभी भी क्लियर नहीं? नाउ फाइन, फिर से समझ लीजिए, देखिए जरा बेटा, कल से जो अपन क्लास लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कल से हम आपकी क्लास जो है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं इसके डाटा की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो कल से आपकी क्लास हम जूम पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, जूम एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर देंगे कल से आपकी क्लास। तो आप लोग जूम एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा कि आपकी क्लियरिटी से उसमें लेस डाटा के साथ चल जाएगी, दिक्कत कम हो जाएगी सबकी, ठीक है। तो आज आप लोग डाउनलोड कर लेना, कल से हम उसकी लिंक आपको शेयर किया करेंगे, तो उस पर आप लोग करेंगे, ठीक है। और जितने अपने साथ वाले बच्चे हैं जो आज नहीं है, उनको भी आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस, ये यहाँ पर सभी पे 0 है। अब अगर हम आपसे पूछें क्या ये रेस्ट पर है, तो जब रेस्ट पर है ना इधर शिफ्ट हो रहा ना इधर शिफ्ट हो रहा, कहीं पर भी शिफ्ट नहीं हो रहा, तो इस पर अगर हम यहाँ बोले कि नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना है, तो वो आप बोलोगे 0 ही है। फिर अगर हम आपसे पूछें कि मान लो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में ना तो वेलोसिटी है ना तो एक्सेलरेशन है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए कितना है, तो आप बोलोगे 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इस केस में अगर हम आपसे पूछें तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, एक्सेलरेशन जो है इस केस में 0 नहीं है। तो अगर हम इसमें कंडीशन समझ लें बेटा कि इस केस में एक्सेलरेशन 0 है, इस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, और इस केस में तो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी इसमें 0, मास सभी में, बिना मास की बॉडी होती नहीं। तो इस केस में अगर हम आपसे पूछें क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो बेटा फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें मास है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में हम आपसे पूछें क्या नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 है, आप बोलोगे नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 नहीं है। अगर ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस केस में आप देख सकते हो इस सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं है, इस सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं, इस सिस्टम पर फोर्स है, x एक्सिस पर है, y एक्सिस पे भले ही नहीं है, एक फोर्स इस पे है लेकिन नेट फोर्स इसका 0 है। तो अब अगर हम आपसे ये बोले बेटा कि ये जो एक कंडीशन बन रही है जिसमें सिस्टम पर नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा है, जिसमें सिस्टम पर नेट फोर्स 0 दिखाई दे रहा है, तो कुछ अलग चीज नहीं है ये, क्योंकि इस पर फोर्स नहीं है, ये तो समझ में आता है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। लेकिन ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। ये ध्यान से देखना चाहिए यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट पर आपने बताया, अभी मैथमेटिकली भी देख लिया आपने, फिजिक्स लगा के भी देख लिया कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होने के बाद भी वो सिस्टम जो है वो कैसा है, वो मोशन में है, ठीक है। मतलब पहली चीज तो आप ये समझ लो कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, तो भी वो सिस्टम मोशन में हो सकता है, ये दिमाग में बिठाना। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, तो भी वो सिस्टम कैसा हो सकता है, मोशन में हो सकता है। तो ये एक अलग कंडीशन है, ये एक अलग कंडीशन है। इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, इस केस में ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में है। तो इस केस को हम बोलते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ इनर्शिया। कौन सी कंडीशन है बेटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की कंडीशन है यहाँ पर, जिस सिस्टम पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है
और वो सिस्टम कैसा है, मोशन, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, तो उस कंडीशन में कंडीशन हम इसको किसको बोल सकते हैं, इनर्शियल कंडीशन है, ठीक है। जबकि इस केस में अगर हम आपसे बोले कि ये नॉन इनर्शियल केस है, कौन सा केस है ये, नॉन इनर्शियल केस है, तो नॉन इनर्शियल केस मतलब इस सिस्टम पर फोर्स है। अच्छा, इससे इस स्टेट में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंडीशन है ये बैलेंस्ड स्टेट में है, बैलेंस्ड स्टेट, बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, बैलेंस्ड स्टेट में है, जिस पर नेट फोर्स सिस्टम पर क्या है, जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम है। और ये कैसा है, अनइक्विलिब्रियम के केस में है, अनबैलेंस्ड कंडीशन है। अनबैलेंस्ड कंडीशन क्यों है, क्योंकि इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब एक तरफ फोर्स ज्यादा है और एक तरफ फोर्स कम है। देखो जरा, बैलेंस कब हुआ, जितना फोर्स यहां पर उतना ही फोर्स यहां पर, नेट फोर्स जीरो, जितना फोर्स यहां पर उतना ही फोर्स यहां पर, नेट फोर्स जीरो। यहां समझना, इसमें भी बैलेंस कंडीशन, नेट फोर्स ऊपर नीचे जीरो, इधर का मिला के दोनों का मिला के कैसा हो गया, जीरो। इस केस में अपर ऊपर नीचे की तरफ नेट फोर्स जीरो, इस तरफ वाले में नहीं, एक तरफ हो सकता है ज्यादा हो, एक तरफ कम हो। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है दैट मींस इधर का फोर्स ज्यादा है, इधर का फोर्स कम है। वेलोसिटी घट रही है दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, इधर वाला फोर्स कम है, तो वेलोसिटी घटते घटते क्या हो गई है, जीरो हो गई। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो सिस्टम में केवल और केवल मास होता है, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस केस में सिस्टम पर क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम कितना होता है बेटा, P is equal to mass into velocity होता है। और जब ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं तो सिस्टम में फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है, तो उसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन बन जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आया? इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट ये होता है बेटा कि यदि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब सिस्टम पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, तो यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी आए तो सिस्टम इनइक्विलिब्रियम में चला गया, अनइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो ये वाला जो स्टेट है ये इनर्शियल स्टेट है, वो नॉन इनर्शियल स्टेट है। तो अपन को पहले इनर्शियल स्टेट से शुरू करते करते नॉन इनर्शियल स्टेट में जाना है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सभी चीजें इसी तरह से शुरू होती हैं कि वो शुरुआत होगी कहां से, इनर्शिया से, और जाएगा कहां तक, अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन तक। तो आप इसको एक जनरल डिस्कशन पर ये लिख लीजिए जरा जल्दी से। तो कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है तब भी। समझ में आया सभी को? हेडिंग लिख रहे हैं, हेडिंग है इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इनर्शिया। What is inertia? So it is the inherent property of a body due to which the body is unable to change. The body is unable to change its state of motion, its state of motion, state of rest, and state of direction, and state of direction by itself.
बाय इटसेल्फ। ओके, ये ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा और अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। आप जानते हो इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? एक ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो मोशन में नहीं आ सकता until and unless some external force is applied। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, ठीक है। तो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय virtue of which the body is unable to change its state of rest, motion and direction by itself। Clear? That means to change the state of body, external forces are required। external forces are required। एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए, अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए उसे एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से समझिएगा जरा, एक्सटर्नल फोर्सेस कहां से आएंगे। आप ये समझ लो कि एक व्यक्ति ऊपर हवा में यहां सीधा गिर रहा था और उसके ठीक बगल में उसको दिख रहा था कि यार तालाब है। मान लो कोई ऊपर कहीं छत से कूद गया, कोई होटल की छत पर खड़ा था और वहां से वो कूद गया, नीचे स्विमिंग पूल दिख रहा था। लेकिन जब वो नीचे आते आते उसको समझ में आया कि नहीं, वो तो स्विमिंग पूल में नहीं, नीचे बगल में साइड में गिरने वाला है, पत्थरों पे, टाइल्सों पे गिरेगा। तो अब जब वो बगल में गिरने वाला है तो अब उसने सोचा कि यार मैं अपने आप को थोड़ा सा यहीं की कुछ चेंज करूं, अपनी कुलाटियां खाऊं और सीधे जाके मैं पानी में चला जाऊं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ऊपर से आते आते अपने आप को एकदम से मोड़े घुमाए और जाके सीधे पानी में चला जाए? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि ऊपर से गिर रहा हो और गिरते गिरते एकदम से घूम के साइड में घूम जाए, अगर थोड़ा सा उसको समय मिल जाए अपने आप को घुमाने का? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो कि कोई एक व्यक्ति जब ऊपर से कहीं से डाइव करता है और वो अपने हाथ में या फिर किसी प्रकार का आपने देखा हो कि कोई पैराशूट हो या किसी भी तरह से, अगर चिड़ियां हैं जो बर्ड्स हैं वो अपने हवा में चलते चलते अपने आप को चेंज कर देती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। मतलब उनकी जो बॉडी शेप है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको कोई एक व्यक्ति अपनी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए एयर का यूज कर सकता है, तो बेटा दो टाइप के फोर्सेस देख लीजिएगा। एक फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स और एक फोर्स होता है इंटरनल फोर्स। आप अपनी बॉडी से जो फोर्सेस अपने आप में लगा सकते हो वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल इनसाइड द बॉडी किसी सिस्टम के फोर्स लगा सकते हो तो वो इंटरनल फोर्सेस है। आपको अगर अपनी स्टेट को चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत है, और वो एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है आपको एयर प्रोवाइड कर दे, हो सकता है किसी दूसरी तरीके से आपको एक्सटर्नल फोर्स मिल जाए। आपको फोर्स चाहिए कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। तो कभी भी अगर आपको अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है, दैट मींस यू रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर? आपको क्या चाहिए उस केस में? आपको एक्सटर्नल फोर्सों की जरूरत होगी। ठीक? तो जब एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, गैलीलियो ने भी इनर्शिया के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ न्यूटन ने ही ये सब चीजें बताई हैं। बहुत पुराने साइंटिस्टों की थीसिस हैं जो कि आगे चल के चेंज होती जाती हैं। ठीक है? अच्छा, जनरली हम ये लिखते हैं इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ बॉडी is measured in terms of mass। ध्यान रखिएगा, जो इनर्शिया किसी बॉडी का होता है वो किसके टर्म में मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है? कैसे मेजर किया जाएगा? इन टर्म्स ऑफ मास। क्या मतलब? ग्रेटर इज द मास ऑफ बॉडी, ग्रेटर इज the mass of body, greater will be the inertia।
ओके, ग्रेटर इज द मास ऑफ बॉडी, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। समझ लीजिए आप इसको कैसे समझे अपन। एक बेटा साइड में एक हमारे ग्राउंड पर एक बॉल रखी थी, फुटबॉल रखी थी, और जनरली फुटबॉल अगर रखी हो ना तो आदमी सीधा सादा जा रहा होगा ना तो भी वो मानेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो पैर मार ही देगा उसमें, ठीक। उसी फुटबॉल के बगल में एक बड़ा पत्थर रखा था, फुटबॉल जितने ही फुटबॉल के शेप का ही रखा था, उतना ही बड़ा पत्थर रखा था। लेकिन अगर कोई बगल से उधर जा रहा होगा ना तो वो बिल्कुल भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेगा उसके बैठे रहने पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने जोर से मारा तो मुझे तकलीफ होना है, ठीक है ना। जब अगर मान लो वो बॉल को हम मार सकते हैं तो बॉल का हमें पता है कि उसका मास कम है और उसको मारेंगे तो वो दूर चली जाएगी, ठीक है। और बगल में एक फुटबॉल बराबर ही एक पत्थर रखा हुआ है, उसी शेप का गोल लोहे की बॉल बना के अपन ने रख दी, तो फिर कोई उसको ऐसा नहीं करेगा कि जोर से पैर घुमा के मार के देखे उस पर तो कोई दिक्कत तो है। उसको पता है कि भाई उसका इनर्शिया कैसा है, ज्यादा है, मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा है। चलो इसको और दूसरी तरीके से समझो बेटा। एक चट्टान के ऊपर, उस चट्टान से एक बॉल लुढ़कती हुई चली आ रही थी। चट्टान मतलब एक पहाड़ से थोड़ा स्लोपी एरिया था, वहां से एक बॉल लुढ़कती हुई चली आ रही थी। वहां से जैसे ही वो बॉल लुढ़कती हुई आ रही थी ना तो अपन को लग रहा था ये बॉल बस आ जाए और मैं फिर से इसमें एक लात मारूं और उसको ऊपर चढ़ा दूं, ठीक। अब वहां से एक चट्टान लुढ़कती हुई आ रही है, ठीक। क्या लग रहा है, लात मारूं और उड़ा दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपको अच्छे से पता है कि चलो ठीक है, अगर वो लुढ़क के आ भी रही है तो अभी आप लोग कोशिश करोगे कि रास्ते से हट ही जाओ या भाग जाओ, चलो ठीक है ना। एक किसी पाथ पर एक कोई ढाल है, उधर एक ढाल पर एक लड़के ने, बेचारे ने, छोटे से बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा। अब वो साइकिल चलाते चलाते, जब वो उसने चला रहा था, छोटी सी साइकिल थी, छोटा सा बच्चा था, जब वो चला रहा था ढाल से चलाते चलाते वो जब लौट आने लगा तो उसको समझ में आया कि मेरे ब्रेक लगाना नहीं आता या ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। वो वहां से ऊपर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी साइकिल आ रही है, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं टकरा जाऊंगा, गिर जाऊंगा, जो भी है। तो वहां पर नीचे जो व्यक्ति खड़ा था उन्होंने सोचा अरे बेचारा बच्चा आ रहा है, उसको अपन कितनी स्पीड से आ रही थी, मतलब 20-30 किलोमीटर पर आवर से आ रही। वो लोग गए, उन्होंने जाके सीधा उसका हैंडल पकड़ के उसको और बच्चे को किसी तरह से रोक लिया। अब वही बच्चा एक ट्रक में बैठा था और ट्रक ढाल पे खड़ा था, कुछ हैंड ब्रेक वगैरह लगा के छोड़ दिया और उसने हटा दिया। अब वो ट्रक लुढ़कता चला रहा है, वही 20-30 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड ज्यादा नहीं है, स्पीड जितनी साइकिल की थी उतनी थी। अब वो वहां से चिल्ला रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रक बचा लो। आपको क्या लगता है कोई बचाने आएगा? और जो बचाने आएगा उसको पता नहीं कौन बचाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जिस चीज में मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है दैट मींस उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है। अगर वही ऑब्जेक्ट मोशन में है दैट मींस उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है। बात समझ में आ रही ना? अगर वही ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है। अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी ज्यादा है। ध्यान रखिएगा जरा, कैसे उसको समझाते हैं आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी कांसेप्ट क्या है। एक हमने रस्सी ली और उस रस्सी से हमने एक पत्थर बांध दिया, छोटा सा पत्थर रस्सी ली और उसको बांध के हमने ऐसे घुमाना शुरू किया तो वो घूमना शुरू हो गई होगी, ठीक है ना। अब वो घूमना शुरू हो गई और हमें लगा कि अब उसको रोकना है तो हमने उसको रोक दिया। अब उसी जगह पर एक अच्छा बड़ा पत्थर लिया या एक बड़े से आयरन बॉल ली, उसको एक चेन से बांधा और उस चेन से बांध के अब हमने घुमाना शुरू किया। तो जब हमने उसको घुमाना शुरू किया, अब आपको क्या लग रहा है कि जब आपने उसको जैसे तैसे एक तो घुमा दिया, अब आप अपनी इच्छा से नहीं रुक सकते, वो घुमाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्वायर कर ली तो अब वो डायरेक्शन तो कंप्लीट करेगी, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन हो रही है बेटा कि तीनों चीजें इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो इनर्शिया हम बोलते हैं, इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप। कई बुक में 2 टाइप का लिखा रहता है, कई बुक में 3 टाइप, अपन तीनों टाइप पढ़ना पसंद करेंगे। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का इनर्शिया हम मेनली पढ़ेंगे। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन और जो थर्ड है वो है इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिख लीजिए इसको। हम लिख रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनर्शिया और उनका हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में बेटा फर्स्ट हम लिख रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? It is the inability, it is the inability of any body to change. It is the inability of any body to change its state. It is the inability of any body to change its state of rest by itself. It is the inability of any body to change its state of rest by itself. ये किसी एक बॉडी की इनेबिलिटी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे a bus at rest starts moving suddenly, क्या होगा? starts moving suddenly, क्या होगा? then passengers feels, क्या होगा? feels backward jerk, then passengers feels backward jerk, ठीक है। तो उस केस में पैसेंजर्स को एक जर्क फील होगा और कहाँ फील होगा? बैकवर्ड जर्क फील होगा। बैकवर्ड जर्क मतलब कहाँ पर लगेगा? एकदम से पीछे की तरफ जर्क लगेगा, यही होगा ना? कहाँ पर जर्क लग रहा होगा? एकदम से पीछे की तरफ जर्क लग रहा होगा। समझिएगा जरा क्या कंडीशन बनी उसमें। एक व्यक्ति सीधा अपने, मान लो उस बस में वो खड़ा हुआ है और उसको नहीं पता कि बस एकदम से चलने वाली है। सीधा खड़ा हुआ है और उसको ये नहीं पता कि बस एकदम से चलने वाली है। अब क्या होगा? उसकी कंप्लीट बॉडी जो है वो हवा में है। आप देख पा रहे हो ना, उसकी कंप्लीट बॉडी कैसी है? हवा में है। अब उसकी कंप्लीट बॉडी जब ये हवा में है तो आप इसको समझो कि जब कंप्लीट बॉडी हवा में है तो सिर्फ और सिर्फ जो उसका लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन में भी कौन सा? जो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं जो उसके शूज हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद द बस। ओके, सो दे आर इन कांटेक्ट विद द बस। ये ऐसी स्थिति में, ठीक। अब जब ये इस तरह से खड़ा हुआ है तो अब जैसे ही बस चलना शुरू करती है, तो अगर मान लो बेटा जब बस चलना शुरू करेगी तो व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग, तो ये बस चली जाएगी आगे। आप इसको ठेला मान लो तो ठेले के साथ भी ये स्थिति है, ठीक है। तो जैसे ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? इसके पैर निकल के कहां जाने लगेंगे? आगे जाने लगेंगे। उसको थोड़ी पता कि पैर निकल के आगे चलेगा। वो तो बेचारा मासूम बच्चा वहीं के वहीं खड़ा हुआ है और वो पैर निकल के कहां चले गए हैं? आगे चले गए हैं। तो उसकी कंप्लीट बॉडी जो है अभी हवा में थी, क्योंकि ये वाला हिस्सा आगे चला गया है तो डेफिनेटली एक रिलेटिव मोशन जैसा बन गया उसकी बॉडी में। और रिलेटिव मोशन बना तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो पैर हैं और इसकी बॉडी के बीच का जो सेंटर ऑफ मास है उसमें एक डिस्टरबेंस आ गया। किसमें आ गया? सेंटर ऑफ मास में, उसमें उसकी बॉडी के, और उसमें क्या आ गया? डिस्टरबेंस आ गया। पहले इसका सेंटर ऑफ मास पूरा एक ही लाइन में था, ये बॉडी का वेट अधिकतर इस लाइन में आ गया, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? पीछे गिर जाएगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास एक मास होता है, बॉडी का सिस्टम होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है पूरी बॉडी का जहां पर टोटल मास हम अज्यूम कर सकते हैं। उस बॉडी का टोटल मास हम क्या कर सकते हैं? अज्यूम कर सकते हैं। तो उसको सेंटर ऑफ मास बोला जाता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक अनबैलेंस स्टेट बन गई और ये बेचारा गिर पड़ा। ठीक, समझ में आया? तो
अच्छा, अब आप इसमें एक चीज और समझ लो, क्योंकि अपन पढ़ तो रही हैं तो हर चीज की डेफिनेशन आना चाहिए आप लोगों को। कोई बताएगा व्हाट इज जर्क? जर्क क्या होता है? व्हाट इज जर्क? आप चाहो तो बोल भी सकते हो, लिखना नहीं है तो बोल सकते हो। सडन मूवमेंट, जर्क, एकदम से झटका लगना। हाँ, तो झटके ही तो जर्क है। झटका तो ठीक, हिंदी नहीं पूछ रहा है, व्हाट इज जर्क डिफाइन करना है। जर्क की क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, अरे बाप रे। सडन चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी, नहीं पता। सडन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अरे बाप रे। चलो, गन्ना खाए हो? गन्ना, शुगर केन शुगर खाए होगे ना, उसको कभी तोड़ा भी होगा, है ना? तो तोड़ा होगा तो क्या कंडीशन होगा क्या पन्ने क्या करते हैं जब तोड़ते हैं गन्ने को, ध्यान देना, देखो जर्क की डेफिनेशन आ जाएगी। तो जैसे ही वीडियो जाने तो भाड़ में, इधर देखो, जैसे ही अपन ने गन्ना पकड़ा ऐसे, तो एक पैर क्या करते हैं, उसको उठा के उस पर रख देते हैं और दूसरे हिस्से को घुमा देते हैं। एक हिस्सा कैसा रखा, दबा के रखा, दूसरे हिस्से को घुमा दिया, है ना? ऐसे ही करते हैं। गन्ने को तोड़ने के लिए क्या करना है, आप या तो अगर आप ऐसे भी तोड़ रहे हो तो दोनों हिस्सों को पकड़ के स्टेबल रखते हो और बीच वाले हिस्से से लात मार के तोड़ना चाहते हो तो बीच वाले हिस्से को मोशन में लेके आना चाहते हो, ऐसे ही करते हो ना? या तो आप उसको जमीन पर रख दोगे और जमीन पर रखने के बाद एक हिस्से को पैर से दबा दोगे और दूसरे हिस्से को घुमा दोगे तो वो टूट जाएगा। तो whenever there is a relative motion between the two parts of the same body, एक कोई बॉडी है जिस पर आपने यहां पर पैर रखा था और इस हिस्से को घुमा रहे थे, तो whenever there is a relative motion between the two parts of the same body in which one part remains at rest and other part is in motion, then it is called झटका। क्या बोलते हैं उसको? Then it is called jerk. So whenever there is a relative motion between the two parts of the same body in which one part remains at rest and other part is in motion, then jerk develops। ठीक है ना? वो वहां पर jerk develop होगा जहां तक कि एक बॉडी रेस्ट पे थी और दूसरी बॉडी कहां पर आई, मोशन में आई। क्लियर? तो इसी तरह से क्या होगा बेटा, यहां पर भी जर्क डेवलप होता है। जैसे कोई बॉडी मोशन में आती तो एक कोई जगह यहां पर होती जहां से हम जर्क को महसूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो जर्क क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो ठीक है। तो जनरली जितने भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल होते हैं उनमें शुरुआत में ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, रेस्ट पर, और बाद में कैसा आता है, मोशन में आता है। अगर शुरुआत में ऑब्जेक्ट कैसा है, यदि शुरुआत में ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है, और बाद में ऑब्जेक्ट कैसा आया है, मोशन में आया है, तो उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल बोलते हैं। श्रेया क्या रिपीट करना है, जर्क क्या बोलते हैं? जर्क क्या होता है? जर्क whenever there is a relative motion between the two parts of the same body in which one part remains at rest and the other part is comes in motion, then this is called jerk। ठीक है? एक पार्ट रेस्ट पर, एक पार्ट मोशन में। नहीं कुछ याद नहीं करना, वो तो हम डेफिनेशन क्या है वो तो हमने बना दी, यहाँ पे पागल बनाने के तरीके हो तो। ठीक है? तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एक और कोई एग्जांपल रख लो। हमने क्या बोला, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली कैसा होगा, रेस्ट पर, बाद में कैसा आएगा, मोशन में आएगा। तो और एग्जांपल आपने पढ़े होंगे। When a blanket is beaten with a stick, when a blanket is beaten with a stick, then dust comes out। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डस्ट बाहर निकल आती, then dust comes out। तो when a blanket is beaten with a stick, dust comes out। क्यों निकला डस्ट बाहर? एक ब्लैंकेट बेटा आपने ऐसे लटका के रखा था, बिल्कुल आसानी से बेचारा रखा हुआ था, या फिर आपने ऐसे पकड़ के रखा हुआ था और आपने एकदम से सडन जर्क उस पे दिया। सडन जर्क के दिया, आप क्या करते, कभी भी किसी कंबल को झटकाते एकदम से झटकाते, ऐसे तो नहीं करते ना कोई भी।
कैसे? एकदम से झटका लगाता है। क्यों ऐसे झटकारते हैं? क्योंकि जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर ब्लैंकेट पर आपने स्टिक से बीट किया तो ये वाला हिस्सा पीछे चला गया और जो डस्ट थी वो उस पे लगी हुई थी और जैसे ये वाला हिस्सा गया तो डस्ट बेचारी बाहर लगी। कंबल कहाँ चला गया? पीछे चला गया। तो जब वो डस्ट बाहर लगी तो उसके वेट की वजह से नीचे गिर जाएगी। इसी तरह से आप एकदम से उसको सडन रिएक्शन दे देते हो तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? रेस्ट का। क्योंकि शुरुआत में डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे थे और वो अपने आप को अचानक मोशन में नहीं ला पाए, तो इसलिए वो कैसे रहे? ऐसे कंडीशन उनके साथ बन गई। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कोई एक ग्लास है, सपोज कोई एक कांच का टुकड़ा है, अपन मान लेते हैं ये विंडशील्ड है, गाड़ियों में के आगे जो कांच लगा हुआ है वो, ठीक है। अगर आपने इस पर एक पत्थर फेंक के मार दिया, ऐसा कुछ करना नहीं है, समझो, नहीं तो आज एक्सपेरिमेंट कर लो कहीं पे। तो अगर आपने इसमें कुछ पत्थर फेंक के मार दिया ना तो इसका आप देखोगे तो ग्लास जो होगा ना वो ब्रेक होगा, तो वो कुछ इस तरह से ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है ना? कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि उसमें एक बड़ा सा क्रैक पूरे में आ जाएगा। ऐसे कुछ होगा ना, उसमें एक बड़ा सा क्रैक आ जाएगा और पूरे हिस्सा जो होगा वो इधर उधर ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पर आपने किसी एक बुलेट को फायर किया, तो जब अपन बुलेट फायर करते हैं ना, एक तो मान लो अगर यहां से निकली तो एक बिल्कुल छोटा सा होल बनाती हुई ये बुलेट ऐसे ही निकल जाएगी और एक वहां पर सिर्फ छोटा सा एक होल बनेगा। ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ समझिएगा जरा, कि जैसे ही अगर मान लो यहां से अपन ने एक पत्थर फेंक के मारा, तो जैसे ही अपन ने जब पत्थर फेंक के मारा तो उस कंडीशन में क्या हो गया? यहाँ पर एक बड़ा सा होल हो गया। और जब बड़ा सा होल हो गया तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कि जैसे ही यहाँ पर अपन ने एक पत्थर फेंक के मारा था तो उसमें एक होल हो गया। क्यों? जैसे ही आपने पत्थर फेंक के मारा तो वो पत्थर जब टकराया जाके कांच से, तो उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था वो बहुत ज्यादा था। उसने अपने इनर्शिया ऑफ पत्थर ने अपने मोशन को सब जगह ट्रांसफर किया। जब पत्थर ने अपने मोशन को सभी जगह ट्रांसफर किया तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये मोशन पूरे में ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। जबकि अगर आप इस कंडीशन में अगर आप देखो तो जैसे इसमें बुलेट फायर की तो ये जो मोशन है ये पूरे में ट्रांसफर नहीं हो पाया। बुलेट का मोशन बाकी हिस्से को, बाकी मॉलिक्यूल को पता ही नहीं पड़ा कि कब बुलेट आई और निकल गई, क्योंकि बहुत स्पीड से निकली। तो जो बाकी हिस्सा जो रेस्ट पे था वो वैसा का वैसा रेस्ट पे बना रहा। जबकि ऑब्जेक्ट का साइज मैटर करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि वो जितना ऑब्जेक्ट जितने हिस्से से टकराएगा उतना हिस्सा टूट जाएगा। हम आपसे क्या बोल रहे हैं? आप तो बुलेट बराबर पत्थर भी लो और उस बुलेट बराबर पत्थर को भी अगर आप इससे मारोगे, तो क्योंकि आपकी स्पीड उतनी नहीं होगी जितनी बुलेट को फायर करने पे होगी, तो अभी ग्लास जो होगा सभी जगह से चटक जाएगा। क्योंकि उस जगह पर सभी जगह पर जो ट्रांसफर हुआ एनर्जी का, जो है इस समय जो सभी जगह पर जो ट्रांसफर हुआ उस प्रॉपर वे में ट्रांसफर नहीं हो पाया जो इस केस में। क्लियर हुआ आप सबको? तो कंडीशन क्या बनती है कि यदि हम किसी एक ग्लास को स्टिक से बीट करते हैं तो ऐसा हो जाता है, किसी एक कांच के, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पर मोशन ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाया तो क्या होगा? ये कंडीशन बनी। ठीक है? अगर वो जो व्यक्ति बैठा था गाड़ी में, अगर उसको पहले से पता होता कि गाड़ी चलने वाली है, तो वो अपने आप को किस तरह से उस पोजीशन में ले आता कि वो अपनी बॉडी को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लेता कि अब बॉडी मोशन में आ रही है तो उसको इतना बड़ा झटका नहीं लगता। वो अपने आप को किसी तरह से बांध लेता, किसी चीज को पकड़ लेता, ऊपर पकड़ लेता। उससे क्या होता कि जब वो नीचे से गाड़ी चलना शुरू होगी तो पूरी चलेगी, तो नीचे वाला हिस्सा भी मोशन में आ गया, ऊपर वाला हिस्सा भी मोशन में आ गया, जिसकी वजह से वो मूव कर पाएगा। ठीक है? एक और एग्जांपल है क्या? फ्रूट्स fall down when branches of tree are shaken। ठीक है? फ्रूट्स जो होंगे वो गिर पड़ते हैं। फ्रूट्स जो है, जैसे अपन कोई ब्रांचेस को क्या करते हैं,
शेक करते हैं तो भी उस कंडीशन में फ्रूट्स जो हो जाते हैं टूट जाते हैं। हमेशा ध्यान दिया हो आपने, जो पके हुए फल रहते हैं वो टूट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है पके हुए फल के टूटने का, क्योंकि जो ब्रांचेस होती हैं उनमें जो फल लगे रहते हैं उनमें बेटा जो टहनियाँ होती हैं, वो टहनियाँ जो हैं वो अपने जो पके हुए फल रहते हैं ना उनके टहनियाँ जो होती हैं स्टिफ हो जाती हैं। बायो वाले बच्चे जानते होंगे, उनमें एक पर्टिकुलर मटेरियल जम जाता है, ठीक है। तो वो मटेरियल की वजह से क्या होता है, वो स्टिफ हो जाती है, लिग्निन जिसको बोलते हैं। तो उससे वो स्टिफ होती है, तो जैसे ही वो थोड़ा बहुत भी हिला तो उसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है। तो वो क्रैक की वजह से टूट जाती है, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक और लिख रहे हैं, bullet makes a small hole while stone cracks the window glass, ठीक है। तो ये कंडीशन इसके एग्जाम्पल की लिख लीजिए आप लोग, और भी कई हो सकते हैं। कंडीशन है inertia of motion. So what is the inertia of motion? It is the inability of any object. It is the inability of any object to change its state of motion by itself. Okay, so it is the inability of any object to change its state of motion by itself. Clear? तो कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्टेट ऑफ मोशन को खुद चेंज करे तो ये खुद चेंज नहीं कर सकता। अब इसमें जितने भी एग्जांपल होंगे बेटा, ये सभी एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट इनिशियली कैसा रहेगा, मोशन में होगा, और बाद में सडनली ये कैसा होगा, रेस्ट पर होगा, ठीक है ना। इनिशियली मोशन में होगा, सडनली कैसा आएगा, रेस्ट पर आएगा। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग bus and bus suddenly stops and bus suddenly stops and bus suddenly stops, then if person sitting in a moving bus and bus suddenly stops, then passenger feels forward jerk, उस केस में जो पैसेंजर होगा उसको फॉरवर्ड जर्क लगेगा। अच्छा हाँ, समवन वॉकिंग स्टेप्स ऑन द बनाना फील्ड, ये इनर्शियल कंडीशन नहीं है ये। अब इसमें देखो, पहले सिस्टम जो था ना वो दो लोगों का सिस्टम था। कौन कौन सा सिस्टम? अगर वो चल रहा था वो और रोड सिस्टम थे। ये बनाना पील जो है वो जो केले का जो छिलका आ गया है, ये तीसरा सिस्टम है जिसने उस पर जबरदस्ती उसको पीछे की तरफ इंड्यूस किया फोर्स, ठीक है ना। तो ये स्लिपिंग वाला केस है। ये एक्चुअली दो सिस्टम की जगह तीन सिस्टम हो गए इसमें, जिसने एक एक्स्ट्रा फोर्स उनमें डेवलप किया, ठीक है भाई। अभी तक अगर हम बात कर रहे थे तो बस और व्यक्ति सिस्टम में थे, ये सिस्टम का हिस्सा थे। अब सिस्टम के हिस्से में आपने केले का छिलका डाल दिया है, तो वो जो केले का छिलका है उसने स्लिपिंग का केस डेवलप किया है। इट इज नॉट द केस ऑफ इनर्शिया, ठीक है। स्लिपिंग का केस फ्रिक्शन से आता है, ठीक है ना।
सिस्टम में पहले से नहीं होता, सिस्टम में साथ में चीजें होती हैं। सिस्टम में आपने कहा कि आगे चल के कुछ मिल जाएगा तो वो एक्सटर्नल पार्ट होगा सिस्टम का, ठीक है। जैसे अगर आपने कहा बंदूक और गोली, बंदूक और गोली का सिस्टम है। अगर आपने फायर किया तो बंदूक ने गोली को फायर कर दिया, तो बंदूक, गोली आगे गई, बंदूक पे पीछे जर्क लिया लगा, ये सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए अब आपने कहा कि कोई बीच में दूसरी तरफ से एक गोली हमने उसमें बंदूक के अंदर ही मार दी, तो इसकी वजह से ये फायर नहीं हो पाई, तो वो अलग केस है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो है किसी एक बस के अंदर है तो एकदम से वो जर्क उस पे लगेगा तो आगे की तरफ उस पे फोर्स लगता है, ठीक है ना। कि अगर कोई व्यक्ति चलती हुई बस में से आगे की तरफ उतर जाता है तो भी उस पे जर्क लगता है। एक और एग्जांपल समझो जरा इसका, एक और क्या हो सकता है समझ लीजिए। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, सभी को एक एक करके नहीं लिख सकते, लेकिन आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो कोई भी एक हाँ लॉन्ग जंप वाला अगर अपन लिखें, कोई भी एक बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप पर्सन टेक्स रन अप। आपने देखा होगा हमेशा एक रन अप लेगा, ठीक है ना, रन अप लेगा उसमें। फिर और कोई एग्जांपल अगर अपन लिखेंगे तो बिफोर डिलीवरिंग द बॉल इन क्रिकेट bowler takes long run up, ठीक है ना। जो बॉलर है वो एक लॉन्ग रन अप लेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा था भैया, वो बस में खड़ा हुआ था, अच्छा एग्जांपल है, सुनो। एक बच्चा था बस में खड़ा हुआ था, बस में आपने देखा होगा बीच में एक गली रहती है जहां पर से निकल सकते हैं, ठीक है ना। वो गली एकदम खाली गली थी, वहां पर कोई नहीं बैठा हुआ था, कोई नहीं खड़ा हुआ था, एकदम खाली गली थी। उसमें एक बच्चा यहाँ पर एकदम पीछे वाली सीट पे जाके खड़ा हुआ था। उस पीछे वाली सीट पे इसलिए खड़ा था क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा था, झूला जैसा लग रहा था, क्योंकि बस चल रही थी, पहली बार खड़ा हुआ था बस में, ठीक है। अब वो जो बस में सबसे पीछे की तरफ खड़ा हुआ था और उससे बोल रहे थे कि बेटा किसी चीज को पकड़ ले, बैठ जा, नहीं तो गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, नहीं माना। बस जो थी अच्छी स्पीड से चल रही थी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अचानक बस वाले ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया, सामने कुछ आ गया था, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। तो जैसे ही ब्रेक उसने अप्लाई किया तो ये जो बच्चा पीछे सीट पे सबसे पीछे खड़ा हुआ था, ये दौड़ता कहाँ पहुंच जाता है, आगे ड्राइवर के पास पहुंच जाता है। और ड्राइवर के पास पहुंचने के बाद उससे ड्राइवर उससे पूछता है कि भैया यहाँ कैसे आए। वो कहता मैं नहीं आया। तो फिर आ तो गए ना, कैसे, पता नहीं कैसे आ गया, क्यों आ गया। आप देखो मोमेंटम ट्रांसफर इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा पहले खड़ा हुआ था वो और बस दोनों मोशन में थी। अब बस तो अपने आप को रेस्ट पर लेकर आ गई, लेकिन उस बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी जो थी उस पे इनर्शिया ऑफ मोशन था, और वो इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी उसको रोक रहा है, अभी भी उसको चला रहा है, सॉरी। तो जब वो चला रहा है तो उसका पूरा जो बॉडी का जो वेट है उसको आगे लेके जा रहा है, उसमें मोमेंटम है, उसमें फोर्स है, तो वो आगे उसको लेके जा रहा है। तो वो उसको गिर ना जाए तो वह बच्चा क्या करता है, अपना पैर को लगातार आगे बढ़ा रहा है ताकि वो गिर ना जाए, और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में कहाँ पहुंच जाता है, सबसे आगे फ्रंट में पहुंच जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन के, बहुत सारे हो सकते हैं। चलती बस में उतर जाना तो भी आपको दौड़ना पड़ेगा बस के साथ, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी, और अगर रुक जाओगे तो बिल्कुल घूमोगे, गुलाटियां खाओगे, तभी जाके रुकोगे। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन के लिए। तो उनमें से कुछ अपन ने लिखी हुई है, और भी आपको एग्जांपल मिलेंगे तो आप उसके हिसाब से करना, ठीक है ना। तो बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अगर हम लिखें, इट इज द इनेबिलिटी of any body, it is the inability of any body due to which
due to which a body is unable to change its state of direction by itself. What is unable to change its state of direction by itself. एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता. A body is unable to change its state of direction by itself. So inertia is what? Inertia of direction. It is the inability of any body due to which a body is unable to change its state of direction by itself. Clear? अपनी डायरेक्शन को खुद चेंज नहीं कर सकता. ध्यान रखिएगा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें. एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो तो उसको उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही वो एक्वायर कर लेता है. ध्यान दीजिए जरा. जैसे मान लो आप बस में बैठे हुए हो और बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एकदम से स्पीड से जा रही है. सडनली बस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है. सडनली बस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है. अब अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो आप अभी भी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इवन सीट बेल्ट लगाने के बाद भी आप उसी डायरेक्शन में जा रहे होगे. तो उस केस में जब बस सडन टर्न लेगी तो उस केस में आप क्या होगे, वो बस तो टर्न ले जाएगी लेकिन आप अभी भी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होगे. आप क्या कर रहे होगे, अभी भी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होगे. तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे बस ने टर्न ले लिया तो हमें ऐसा लगता है जैसे बाहर की तरफ एक जर्क फील हुआ. ऐसा लगता है कि हमें कहाँ लगा जर्क, एक बाहर की तरफ जर्क फील हुआ. तो क्या करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए जरा. अगर सडनली बॉडी एक शार्प टर्न लेती है तो हमें एक बाहर की तरफ जर्क फील होता है. और when a body suddenly takes a sharp turn, when a body suddenly takes a sharp turn, then when a body suddenly takes a sharp turn, then passengers feels आउटवर्ड जर्क. ठीक है ना. हमेशा पैसेंजर्स को कैसा लगेगा, एक आउटवर्ड जर्क लगेगा क्योंकि उनको जैसे ही वो एकदम से शार्प टर्न लेगा, अपनी बॉडी अभी भी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो एकदम से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही होगी. पैसेंजर्स फील्स एन आउटवर्ड जर्क. सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए जरा. when mud guards are provided in with wheels of cycle. क्यों ऐसा करते हैं, मड गार्ड्स क्यों लगाते हैं, देखिए जरा. मान लो अगर ये एक टायर हटा और इस टायर पर जैसे ही यहाँ से ये जमीन से कांटेक्ट में आएगा तो इस पर मड जो होगी वो चिपक जाएगी. अब जब चिपकेगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो उस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी. अब जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर ये बन रही होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आके मड आके इससे चिपक जाती होगी. ठीक है. अगर अपन ने यहाँ पर एक गार्ड अगर लगा दिया है तो मड यहीं आके फिक्स हो जाएगी. लेकिन अब अगर आप क्या कंडीशन रखोगे, अगर ये मड गार्ड हटा दोगे तो वो सीधी जाएगी. ठीक है ना. तो ये कुछ एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चलता रहेगा. ये अगर आपने उसको सडनली इसको ब्रेक कर दिया वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ही जाएगा. तो वो एग्जांपल भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ही है एक प्रकार से. ठीक है ना. लिख लीजिए
क्योंकि आप जिस समय उसको छोड़ते हो उस समय उसने जो डायरेक्शन एक्वायर की होती है वही डायरेक्शन पर्टिकुलर उसकी बनी रहती है, ठीक है ना, वही डायरेक्शन उसकी बनी रहेगी।